नहीं यार, लेस क्यों कर दें, एक्सपेंस है, अलाउ कर दें। ठीक है, तो ये एकदम नहीं, रट्टा नहीं है, ये सोच के करना है। जी सर, पेज नंबर 67 के एंड पे आ रहा है। और काइंडली ये भाई एक आ गया, आप बेटा इधर आप नहीं, मैं साथ वाला तंग कर रहा ना इसमें, कोई नहीं, मतलब कोई मसला नहीं, इधर मेरे पास है। पेज नंबर 67 के एंड पे एक फर्स्ट सिनेरियो से गेम शुरू हो रही है। रजिस्टर खोलें, ये हो सकता है अगले को घंटे में इस टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो रहे। तो बिस्मिल्लाह होने लगी है, अल्हम्दुलिल्लाह का फुल चांस है। तो सिनेरियो 1 का है, इंग्लिश में पढ़े। सिनेरियो 1, अकाउंटिंग प्रॉफिट किसको कहते हैं? For each of the first 4 years of business 1 लाख रुपीस है। ठीक है, ईच ऑफ द फर्स्ट 4 ईयर बिजनेस का मतलब है ईयर 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी और 4 में भी। एक सिंपल सा सिनेरियो, 1 लाख रुपए लेट्स अज्यूम प्रॉफिट है। एक मशीनरी खरीदी गई है, स्टार्ट ऑफ Y1 मींस ईयर 1, कितने की? 1 लाख की। यूजफुल लाइफ सपोज है 4 साल। टैक्स डेप्रिसिएशन गिवन है। अच्छा, टैक्स में यकीनन इनिशियल अलाउंस भी है, फिर उसके बाद नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी है, उसके रेट्स भी हैं। बहुत रेयर चांस है कि टैक्स डेप्रिसिएशन की आपसे कोई वर्किंग करवाएगा। अगर करवाएगा तो इंशाल्लाह हम कर लेंगे, लेकिन नॉर्मली ये टैक्स डेप्रिसिएशन गिवन हुआ है। तो मीन्स उसे हमें बहुत ज्यादा टैक्स की भी डिटेल नहीं पता होनी चाहिए। टैक्स के न्यूमेरिकल्स में डेफिनेटली पूरी गेम ऑन है, लेकिन वो सब कुछ यहाँ हमें नहीं पता होना चाहिए। जितना कुछ आएगा बस उस हिसाब से ही हमें चीजें आइडिया होना चाहिए। टैक्स डेप्रिसिएशन बहरहाल गिवन, और ऑब्वियसली अगर कोई टैक्स ट्रीटमेंट गिवन है तो हम क्वेश्चन काट नहीं देंगे और ये नहीं कहेंगे ये कैसे हो सकता है, मशीनरी पर तो इनिशियल अलाउंस भी होता है। अगर कोई टैक्स ट्रीटमेंट गिवन है तो हम क्वेश्चन को ही फॉलो करेंगे। और ये भी हो सकता है बादरा पूरी करने नीचे एक नोट पड़े, एक इसकी रिक्वायरमेंट के नीचे एक नोट लिखा होगा, इफ टैक्स ट्रीटमेंट इज गिवन इन क्वेश्चन देन फॉलो द क्वेश्चन। मसलन पेज नंबर 65 पे एक मिनट जाएगा। पेज नंबर 65 पे मैंने अभी आपके सामने डिफरेंट चीजों के टैक्स ट्रीटमेंट डिस्कस किए हैं, ऐसे ही। लेकिन फर्स्ट करें ग्रेजुएटी ढूंढे, पॉइंट नंबर 8। लेट्स हम किसी सवाल को करते हुए आपको पता चले कि उसने कहा है कि ग्रेजुएटी इज टैक्सेबल ऑन अक्रूवल बेसिस, तो हमने सवाल नहीं काट देना, हम सवाल के मुताबिक सोचेंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो फिर ये पेज नंबर 65 जहन में लाएंगे। सवाल में अगर टैक्स ट्रीटमेंट नहीं है तो 65 पेज को जहन में लाएंगे, और अगर टैक्स ट्रीटमेंट गिवन है तो फॉलो द क्वेश्चन। टैक्स ट्रीटमेंट बदलने नहीं है, एग्जामिनर हो सकता है कि आपको डिफरेंट तरीके से टेस्ट करना चाह रहा हो कि इस केस में ये क्या करता है। तो आप आ जाए पेज नंबर 67 के एंड पे, नोट पूरा करना। इफ टैक्स ट्रीटमेंट इज गिवन इन क्वेश्चन देन फॉलो द क्वेश्चन का मतलब जो क्वेश्चन में लिखा है उसके मुताबिक करें। इफ however tax treatment is not given in the question then follow the income tax ordinance। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जहां जहां हमें और चीजों की जरूरत पड़ेगी वो बताता रहूंगा, लेकिन फिलहाल हमने जो टैक्स ट्रीटमेंट्स पढ़े वो पेज नंबर 65। मसलन अगर सवाल में ग्रेजुएटी नजर आई और ना बताया गया हुआ कि इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, तो क्या जहन में आएगा कि कैश बेसिस पे अलाउड है। पेज नंबर 65 रख लें जरा सामने। अगर ना बताया गया हुआ तो अलाउंस का टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? टैक्स ट्रीटमेंट एस्टिमेटेड बेसिस पे अलाउ नहीं है, एक्चुअल पे ही बैड डेट्स अलाउ होंगे। बोरिंग कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या है? अलाउड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच इट इंकर्ड, नॉट कैपिटलाइज्ड। तो ये सब टैक्स ट्रीटमेंट्स हैं, आइडिया होना चाहिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट टैक्स ट्रीटमेंट बताया हुआ तो फिर देन फॉलो द क्वेश्चन काइंडली ज़हन में रखना। ठीक हो गया? ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसको कंफ्यूज नहीं करना, इंशाल्लाह गेम सिंपल ही रहनी है।
आज आप रिक्वायरमेंट पढ़ा, बल्कि टैक्स रेट है शायद, 4 सालों की टैक्स डेप्रिसिएशन है, फिर टैक्स रेट है, रिक्वायरमेंट पढ़े, कैलकुलेट नंबर 1, करंट टैक्स है, उसके बाद फिर और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको छोड़ें, रजिस्टर खोलो जी, वो भी है और एक वो भी है। तो हर नई चीज थोड़ी सी पेशेंस रिक्वायर्ड है, बाकी ये आपकी तरफ गेम आ जानी है, आप परेशान ना हो। जी सर, करंट टैक्स 4 सालों की वर्किंग है, कॉलम वाइज जरा करना, कॉलम फॉर्म में करना, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। ये वर्किंग करते हुए मैं इस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर हूं या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहा हूं? नहीं, मैं प्रॉफिट लॉस के अंदर भी नहीं, मैं वर्किंग वाले सफे पे, करंट टैक्स की वर्किंग प्रॉफिट एंड लॉस के सफे पे नहीं होनी। कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग बोर्ड पे जरा देखें, ईयर 1 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, उस 1 लाख को मैंने उठा के वर्किंग में ईयर 1 में करंट टैक्स कैलकुलेट करना शुरू कर दिया है, ये वर्किंग है। कहां से फिगर आई है? प्रॉफिट एंड लॉस से, उसके अंदर नहीं। अब पहले हम करंट टैक्स निकालेंगे, फिर दोबारा वापस जाएंगे और टैक्स की हेडिंग देख के करंट टैक्स सामने प्लेस कर देंगे। तो प्लीज ये वर्किंग हो रही है, वर्किंग वाले सफे पे हम, ठीक है सर। तो हर साल ईयर वाइज 1 लाख के एंगल से अलग अलग वर्किंग हो रही होगी, लेकिन मैंने जरा कुछ फिगर्स आपके सामने जरा कंपैरिजन फॉर्म में रखनी है, तो इसलिए मैं साथ जरा 4 सालों की वर्किंग इकट्ठे कर दूं। क्या 4 सालों का टैक्स इकट्ठा निकल रहा होगा? कैसे निकल रहा होगा? ईयर 1 होगा, उसकी वर्किंग करने के बाद जब नेक्स्ट ईयर जाएंगे उसकी होगी, एंड सो ऑन। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये छोटी छोटी चीजें फाइनल करते हैं। जी सर, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लिखा, डाटा देखें क्वेश्चन का, कोई है डिफरेंस? एक मशीनरी का जिक्र है, तो मशीनरी की डेप्रिसिएशन ध्यान में लाएंगे। क्या अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ के बेस पे आई होगी? अगर रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, मेथड नहीं है, तो बताएं मेथड कौन सा होगा? और रेजिडुअल वैल्यू अगर नहीं है तो जीरो। व्हाट शुड बी द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन पर एनम? 1 लाख का एसेट है, 4 साल लाइफ है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन पर एनम? क्या ये 25,000 हमारे अकाउंटिंग प्रॉफिट में से लेस हो गया होगा? ये अंडरस्टूड बात है। अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं किसे? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सही कैलकुलेट हुआ हो। तो ये अंडरस्टूड बात है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सारी सही एडजस्टमेंट्स हो चुकी हों। अगर फॉर एग्जांपल किसी सवाल को करते हुए पता चले कि अकाउंटिंग प्रॉफिट सही कैलकुलेट नहीं हुआ हुआ, तो बाकी काम सारे साइड पे रह जाएंगे। सबसे पहले हम करेक्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट मींस प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। इन अदर वर्ड्स, करंट टैक्स की वर्किंग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा करेक्टेड अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और अगर हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया हुआ है, वो हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सही कैलकुलेट हुआ होगा। विच मींस क्या, इसमें से अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन लेस हो गई होगी। तो हम क्या करें, क्या करें? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऐड करके टैक्स डेप्रिसिएशन लेस करें। व्हाट इज अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन पर एनम? कैसे? 1 लाख डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 25,000 पर एनम। 4 सालों में ये एसेट अकाउंटिंग में फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा। ये मतलब बंद ही कर दो थोड़ी देर, दोबारा चलवा लीजिएगा। जो सामने बैठे थे बेचारे इधर उधर हो गए, जो साइड में बैठे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद दोबारा चलवा लीजिएगा जी। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन आने से वो डेप्रिसिएशन तो लेस होती है, हो गई होगी। ऐड करने का मकसद कैंसल हो जाए उसका इफेक्ट। जो डेप्रिसिएशन पहले लेस हुई हुई उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए ऐड बैक किया, और उसकी जगह कौन सी डेप्रिसिएशन ढूंढनी है बाद में? क्वेश्चन में गिवन है, सिनेरियो में गिवन है, ढूंढने फिगर्स।
ईयर 1 40,000, 30,000, 20,000 and 10,000. जी और कोई डिफरेंस ना होने की वजह से टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे आ जाए, सॉल्व करना प्लीज। 85,000, 95,000, 1,05,000 and 1,15,000. टैक्सेबल प्रॉफिट जब आ जाते हैं तो नेक्स्ट है टैक्स रेट। बेटा हमेशा इंशाल्लाह गिवन होगा क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में 30% गिवन है। 85,000 मल्टीप्लाइड बाय 30%, वो टैक्स रेट जो आप टैक्सेबल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे आपको करंट टैक्स की फिगर्स देगा। 25,500 और नौजवान जज्बाती हो चुके हैं, फिगर्स आती चली जा रही हैं, कैलकुलेटर बंद है और डाटा कंप्लीट हो गया। देख देख के फिगर्स हाथ थक गया है और सवाल पूरा हो गया। करंट टैक्स निकला है, आगे बताएं क्या लिखना है। किससे क्या मल्टीप्लाई करके क्या आया है? टैक्सेबल प्रॉफिट से रेट मल्टीप्लाई करके करंट टैक्स निकला। करंट टैक्स जी ऑनलाइन स्टूडेंट से कैंडी बता दें यहाँ तक करते हैं। जी कंप्लीट हो गए यहाँ पे। जी इसके नीचे एक दो गिन के 2 लाइनें रखना। एक हेडिंग लिखें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एक्स टैक्स। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्स टैक्स। कहना मैं ये चाह रहा हूं, एक मिनट बोर्ड पे देखा जरा, बस हेडिंग अगर लिख ली तो अपने ज़हन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लाए जरा। शुरू करें कहां से होती है, आगे चलते जाए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक रखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस सेल से स्टार्ट होके प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक जब पहुंची होगी तो मैं एक्स टैक्स बना रहा हूं, मतलब सारी फिगर्स अज्यूम करने की बजाय। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ईयर 1 में 1 लाख आया होगा। इस 1 लाख को हम करंट टैक्स की वर्किंग में ले गए होंगे ईयर 1 में, और ईयर 1 में 1 लाख से 85,000 टैक्सेबल प्रॉफिट बना। समझ आ रहा? रेट मल्टीप्लाई किया 25,500 करंट टैक्स की फिगर आ गई। इसके अंदर एंट्री बोलना है करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद टैक्स हेडिंग आएगी और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में 25,500 का एक्सपेंस नजर आ रहा होगा। ब्रैकेट मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि एक्सपेंसेस ने प्रॉफिट में से लेस। ये क्या बना रहा हूं, आपने रजिस्टर में थोड़ी देर पहले क्या बनाया है, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना रहा हूं और आपने वर्किंग की है। तरतीब मैंने थोड़ी सी उलट रखी है, हालांकि पहले ये काम हुआ होगा। यहाँ लाख रुपए आया, आपकी वर्किंग में गया, उस वर्किंग के रिजल्ट में 25,500 टैक्स निकाल के हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में आके एक्सपेंस लिख चुके हैं। ऑब्वियसली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाए, उसमें पेबल का सेकंड इफेक्ट करंट लायबिलिटीज में यकीनन मौजूद होगा। यहाँ तक बात समझ आ गई है? इसी तरह ये 2 एंड में भी होगा, 3 एंड 4 में भी फिगर्स आ गई हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअली काइंडली क्लियर रखें। आई होप कि मेरी बात समझ आ गई है। हम प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बनाना चाह रहे हैं, तो ये भी 4 सालों की तरह कंप्लीट करना। बाकी जरा ईयर की फिगर फुल लिखें और इसके नीचे भी टोटल वगैरह कुछ ना कीजिएगा, मैं साथ रहिएगा।
क्या हर साल का प्रॉफिट हमेशा इन क्वेश्चन में 1 लाख हुआ करेगा? तो अपनी तरफ से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 721 ना बना लीजिएगा। जी सर, ये आपके सामने डिस्कशन हो गई करंट टैक्स। जी अगर नोटेड है तो बता दीजिएगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंप्लीट कर चुके हैं प्लीज। अब अपने सामने दोबारा जरा करंट टैक्स की वर्किंग रखें। और लिखने की बहस थोड़ी देर के लिए खत्म है, कुछ बातें जरा गौर से सुनो। ईयर 1 में कैलकुलेटर आसपास रख लीजिएगा, बिकॉज कहीं कहीं शायद सॉल्व करनी है तो फुली इन्वॉल्व रहिएगा। सिर्फ ईयर 1 वाले कॉलम को अपने गौर से देखना शुरू कर दिया है। अकाउंटिंग में कितने प्रॉफिट्स हमने कमाए हैं? व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट? 1 लाख। व्हाट इज टैक्सेबल प्रॉफिट? ऐसे ही ना सर, अकाउंटिंग में कितने एक्स्ट्रा कमाए हैं? 15,000। कैसे? 1,85,000। कमाया कितना है? 1 लाख। टैक्स कितने पे दे रहे हैं? 85,000। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस और अकाउंटिंग में डिफरेंस है। हमारी अकाउंटिंग में कहती है कितना कमाया, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितना कमाया? कितने कम पे टैक्स दे रहे हैं? 15,000 कम पे टैक्स दे रहे हैं। सेकेंड ईयर देखिए, व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट, व्हाट इज टैक्सेबल प्रॉफिट, कितने कम प्रॉफिट्स पे टैक्स दे रहे हैं? 5,000। दोनों सालों को अगर इकट्ठा सोचा जाए तो यहां तक कितने कम प्रॉफिट्स पे टैक्स दे रहे हैं? 20,000। कैसे? 15,000 जमा 5,000। थर्ड ईयर में व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट? 1,05,000। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट? 1 लाख। टैक्स कितने पे दे रहे हैं? कितने कम पे दे रहे हैं? बिल्कुल सही है, अब देख रहे हैं थर्ड ईयर में तो ज्यादा पे दे रहे हैं। कितने ज्यादा पे दे रहे हैं? ईयर 4 में अकाउंटिंग में कितना कमाया? टैक्स कितने पे दे रहे हैं? 1,15,000 पे। कितने एक्स्ट्रा पे दे रहे हैं? ऐसे ही हो रहा है कुछ। पहले दोनों साल इकट्ठा सोचें, कितने कम प्रॉफिट्स पे टैक्स दिया था? 20,000। क्या जितने कम प्रॉफिट्स पे पहले 2 सालों में टैक्स दिया था उतना ही अगले 2 साल ज्यादा प्रॉफिट्स पे टैक्स दे दिया है? 15,000 जमा 5,000, 20,000। अगले सालों में कैसे करें? 5,000 जमा 15,000। ओवरऑल जरा एक बात सुनिएगा, चारों सालों के अकाउंटिंग प्रॉफिट्स को अगर जमा किया जाए तो 4 लाख बनता है। कैसे यार? चारों सालों की अगर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को प्लस किया जाए तो 1 लाख बनता है। ऐसे ही है सर, चारों सालों के अगर टैक्स डेप्रिसिएशन प्लस की जाए तो कैलकुलेटर अलाउड है। कैलकुलेटर अलाउड है। जीरो ढूंढ के दबाएं, ऑन कर लें। 40,000 जमा 30,000 जमा 20,000 जमा 10,000 इज इक्वल 2 लाख। आई होप 1 लाख।
क्या सम ऑफ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और सम ऑफ टैक्स डेप्रिसिएशन सेम है? ये क्यों? देखिए बेटा, अगर मशीनरी ₹1,00,000 की, जरा देखें बेटा, तो मैक्सिमम अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन और टैक्स वाले भी मैक्सिमम इतनी अलाउ करेंगे। ये भी तो हो सकता है ना 1,65,000 और 1.5 लाख डेप्रिसिएशन हो, ना ये अकाउंटिंग में हो सकता है और ना ही टैक्स वाले इतने मासूम। मैक्सिमम कितनी डेप्रिसिएशन अलाउ कर देंगे? जितना खर्चा। दोबारा कैलकुलेटर पकड़ो, इसे रो को प्लस करें टैक्सेबल प्रॉफिट से, प्लस करना है यार, खुदा के लिए प्लस करना। 85 प्लस 95 प्लस 105 प्लस 115 और पूरा 4 बनता है। कैलकुलेट कर रही है वो, नहीं सीरियस कह रहा हूँ। हाँ कितना? अच्छा गिन रहा है। 85 प्लस 95 180 285 प्लस 1, कितना आंसर आएगा? 4 लाख। अब जो रो एक नई मैं बना रहा हूं, आप इसको देखना, अगर मैं चारों सालों का इकट्ठा करके वर्किंग कर रहा हूं तो 4 लाख क्या है ऊपर अकाउंटिंग प्रॉफिट्स, 1 लाख क्या ऊपर इसे ऐड होना था और टैक्स डेप्रिसिएशन ने माइनस होना था, तो 4 लाख आंसर आना था। ये क्या हो रहा है? ये क्या मजाक है? ईयर 1 देखें, ईयर 1 में अकाउंटिंग प्रॉफिट्स और टैक्सेबल प्रॉफिट्स में डिफरेंस है सर जी? है। ईयर 2 में है, ईयर 3 में है, 4 में है। ईयर वाइज देखें तो फर्क है, ओवरऑल कोई फर्क क्यों नहीं है? ईयर वाइज क्यों है और ओवरऑल क्यों नजर नहीं आ रहा है? डेप्रीशिएट लाख ही होना था, अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन लाख को डिफरेंट वे से डिवाइड कर रही है और टैक्स की डेप्रिसिएशन लाख को डिफरेंट वे से एलोकेट कर रही है या डिवाइड कर रही है। क्या ये सारा फर्क ईयर 1 देखें जो प्रॉफिट्स में है ये डेप्रिसिएशन की वजह से है? व्हाट इज द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर? इम्मा जवानो इम्मा, व्हाट इज द टैक्स डेप्रिसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर? क्या टैक्स की डेप्रिसिएशन 15,000 ज्यादा है? क्या टैक्स की डेप्रिसिएशन 15,000 ज्यादा है और देयरफॉर टैक्सेबल प्रॉफिट्स ने 15,000 कम ही होना था यार। अगर एक्सपेंस 15,000 ज्यादा है टैक्स वालों का, तो टैक्स वालों के प्रॉफिट्स भी तो 15,000 कम ही होंगे। ये नहीं, अगर एक्सपेंस ज्यादा है तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे ना यार। व्हाट इज अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन? व्हाट इज टैक्स डेप्रिसिएशन? टैक्स डेप्रिसिएशन इज मोर बाय 15,000, therefore taxable profit is less by 15,000. Second year, what is accounting depreciation? What is tax depreciation? 5,000 टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा है, टैक्सेबल प्रॉफिट 5,000 कम है। कहाँ लिखा है? नजर आ रहा है? थर्ड ईयर, व्हाट इज अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन? व्हाट इज टैक्स डेप्रिसिएशन? 15,000 कम है, 5,000 कम है और देयरफॉर टैक्सेबल प्रॉफिट 5,000 ज्यादा। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये अकाउंटिंग और टैक्स में डिफरेंट अगर एलोकेट ना होती, मतलब 25 25 25 25 अगर सेम ही होती, अगर अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन की फिगर 25,000 फॉर एग्जांपल होती या टैक्स डेप्रिसिएशन ही अकाउंटिंग होती 40 30 20 10, तो क्या टैक्सेबल प्रॉफिट्स और अकाउंटिंग प्रॉफिट्स में डिफरेंस होना था? क्यों डिफरेंस है? ये ईयर वाइज डिफरेंस है, ईयर वाइज डिफरेंस है, ओवरऑल डिफरेंस नहीं है। एक वर्ड सुनिएगा गौर से, ईयर 1 में है, क्या ईयर 1 में प्रॉफिट्स में डिफरेंस है? 2 में है, 3 में भी है, 4 में भी है, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो फर्स्ट और सेकंड ईयर में डिफरेंस क्रिएट हुआ है ये थर्ड एंड फोर्थ ईयर में रिवर्स हो गया है? नहीं नहीं लफ्ज़ में क्या डिफरेंस मौजूद है? किस किस में? अकाउंटिंग और टैक्सेबल प्रॉफिट्स में। किसकी वजह से? डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन की वजह से। पहले 2 सालों में क्या डिफरेंस क्रिएट हुआ है? अकाउंटिंग प्रॉफिट्स ज्यादा होने वाला डिफरेंस क्रिएट हुआ। पहले 2 सालों में अकाउंटिंग प्रॉफिट्स ज्यादा हैं
टोटल मिला के कितने ज्यादा हो गए हैं? 20,000। और क्या थर्ड एंड फोर्थ ईयर में टैक्सेबल प्रॉफिट्स 20,000 से ज्यादा हो गए? तो क्या फर्स्ट और सेकंड ईयर में जो डिफरेंस अराइज हुआ था वह थर्ड एंड फोर्थ ईयर में जाके रिवर्स हो गया है? रिवर्स हो गया है? क्या ओवरऑल डिफरेंस खत्म हो गया है? क्या ये डिफरेंस टेम्परेरी था या परमानेंट था? एक नया वर्ड आ गया, टेम्परेरी डिफरेंस। क्या होता है जी? एक ऐसा डिफरेंस जो अराइज हो जाए और खत्म हो जाए, वक्ती हो। परमानेंट क्या होगा? जिससे रिवर्स नहीं होना, हमेशा के लिए डिफरेंस है। दो दोस्तों ने एफएससी के बाद अगली पढ़ाई के बारे में सोचा। एक ने सीए अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया, दूसरा डॉक्टर बन गया। क्या अब इनमें एक परमानेंट डिफरेंस है? एक अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा ही जाएगा, एक अपने नाम के साथ पहले सी ए सी एंड सो ऑन, इसका खुश रहेगा। क्या इनमें डिफरेंस है? कहाँ अकाउंटेंट, कहाँ डॉक्टर? अल्लाह ना करे डॉक्टर का कभी जिंदगी में सीए करने का मूड हो जाए, एंड सो ऑन वाइस वर्सा। डिफरेंस परमानेंट है। दो दोस्तों ने इकट्ठे सीए शुरू किया। एक ऐप जैसा था, जैसे कॉलेज वालों ने बताया 5.5 साल में कर गया, और एक मेरे जैसा था 20वें साल कंप्लीट कर गया। क्या डिफरेंस टेम्परेरी है? टेम्परेरी है, अल्टीमेटली टेम्परेरी। टेम्परेरी डजंट मीन अगले साल खत्म हो जाएगा। टेम्परेरी मीन्स फ्यूचर में खत्म हो जाएगा, एंड फ्यूचर कैन बी कुछ भी। दोनों अल्हम्दुलिल्लाह सीए कर गए। तो टेम्परेरी डिफरेंस क्या होता है? टेम्परेरी डिफरेंस क्या होता है? जो अराइज हो जाए लेकिन बाद में रिवर्स हो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन परमानेंट क्या होगा? जो अराइज हो गया डिफरेंस, उसके बाद एज इट इज। तो इज इट अ टेम्परेरी डिफरेंस? टेम्परेरी डिफरेंस है। किन 2 सालों में अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा है, और फाइनली किन 2 सालों में टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा होकर फर्क खत्म हो गया? ओवरऑल प्रॉफिट सेम है। एक और वर्किंग फाइनल करने जरा। 4 लाख लिखें कैलकुलेटर पे, आखिरी नीचे वाला 4 लाख, नाम क्या इसका? इसको 30% से मल्टीप्लाई करें। कैलकुलेटर पे 4 लाख इंटू 30% 120 आ रहा है। अब जरा ये रो में चारों तरफ प्लस करें। 25,500 जमा 28,500 जमा 31,500 एंड प्लस 34,500 आएगा। ये आ गया है। ये फिर क्या हो रहा है? ओवरऑल टैक्स 120 है। ईयर वाइज क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं सही हुआ? ईयर वाइज फर्क इसलिए है क्योंकि टेम्परेरी तौर पे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन में डिफरेंस है। अगर अकाउंटिंग और टैक्स ट्रीटमेंट सेम होता तो अकाउंटिंग प्रॉफिट ही टैक्सेबल प्रॉफिट होता, और शायद हम करंट टैक्स की वर्किंग भी ना कर रहे होते। सीधा ही हम अकाउंटिंग प्रॉफिट से रेट मल्टीप्लाई करते, वही हमारा करंट टैक्स आ जाना था। कुछ बात यहां तक समझ रही है? अब अगर चारों सालों का बेटा इकट्ठा देखें तो डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हम अकाउंटेंट्स का मसला क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो ईयर वाइज होती हैं। तो अब इस सारी बहस से हमने समझा क्या है, सीखा क्या है, आइए इससे जरा कंक्लूड करते हैं। ईयर 1 देख लें दोबारा। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट? बल्कि सॉरी, एक सेकंड, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन रहेगी मेरी किसी बात में? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्लीज एक आध ऑनलाइन स्टूडेंट हो। हमारे पास टाइम नहीं है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। जी सर, ईयर 1 जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने बताया, जज़ाकल्लाह। आई होप कि ये पार्टिसिपेशन जारी रहेगी। ईयर 1 सर, व्हाट इज मिस्टर समी अकाउंटिंग प्रॉफिट? गेम भी रॉन्ग। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट? 1 लाख। व्हाट इज टैक्सेबल प्रॉफिट? डिफरेंस काइंडली सबको पता है, कैलकुलेट कर लें। 15,000 कैलकुलेटर पर लिखें। क्या अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट ईयर में हमने 15,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है? अब टैक्स दे रहे हैं आप 85,000 का।
क्या ये जो 15,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमने कमा लिया है, इस पे भी फ्यूचर में टैक्स देना है? फ्यूचर डजंट मीन नेक्स्ट ईयर, मे बी मोर देन 1 ईयर। डेफिनेटली इस केस में शायद अगर हम माइन्यूटली देखें तो थर्ड ईयर में 5,000 रुपए और फोर्थ ईयर में इसमें से 10,000 रुपए, और बाकी वहां जो एक्स्ट्रा 5,000 है वो ईयर 2 वाला है। कमाया 1 लाख है, 85,000 पे तो इसी साल टैक्स दे देंगे। लेकिन जो 15,000 है ये कमाया ईयर 1 में है, कमाया ईयर 1 में है, कमाया ईयर 1 में है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ईयर 1 में कमाया है, लेकिन क्या इसका टैक्स फ्यूचर में देना है? और सर जी फ्यूचर में देना है, फ्यूचर मीन्स अगला साल होता है, अगला कोई भी साल हो सकता है, ये सबको पता है फ्यूचर में देना है, फ्यूचर में देना है। टैक्स ये कहता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक अगर देखें कि इस साल का 85,000 पे बनता है, तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो करंट टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमारी अकाउंटिंग अब ये कहती है कि जो 15,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है इस पर भी तो फ्यूचर में टैक्स देना है। अब इस 15,000 पे जो ईयर 1 में कमाया है टैक्स वाकई फ्यूचर में देना है, लेकिन आप लोगों से सवाल अब ये है कि वो टैक्स जो इस 15,000 पे फ्यूचर में देना है उसे उसी वक्त रिकॉर्ड करें जब देंगे, या अक्रूवल बेसिस पे उसे उसी साल रिकॉर्ड करें जिस साल प्रॉफिट कमाया है? हम एक्सपेंसेस को हमेशा अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, तो ये जो 15,000 का प्रॉफिट है ईयर 1 का, तो इससे रिलेटेड अगर कोई टैक्स बनता है वो भी अक्रूवल बेसिस में ईयर 1 पे ही रिकॉर्ड होना चाहिए, लेकिन यकीनन वो फिलहाल पोस्टपोन हुआ है। क्या ईयर 1 के इस 15,000 पे टैक्स फ्यूचर में जाकर देना है? क्या वो पोस्टपोन्ड है? क्या वो डेफर हुआ है? डेफर क्या होता है? डेफर डेफर किस साल वाला टैक्स, ईयर 1 वाला टैक्स किस साल में जाके फाइनली देना है? थर्ड एंड फोर्थ ईयर में जाके देना है। अब ये जितनी मैं बात कर रहा हूँ ये सब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। तो कैलकुलेटर पे आपने लिखा है 15,000, टैक्स रेट है 30%, जरा मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर आया 4,500। क्या ये एक्सपेंस ऑफ टैक्स भी इसी साल अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड होना चाहिए? लेकिन क्या इसी साल पे भी हो रहा है? इस डबल एंट्री को पूरा कैसे फिर करेंगे, या एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा, पेबल फिलहाल क्रेडिट? लेकिन ये क्योंकि फ्यूचर वाला टैक्स है जो पोस्टपोन हुआ है, इसलिए इस टैक्स का नाम करंट टैक्स अब नहीं है, इस टैक्स का नाम डेफर्ड टैक्स है। डेफर्ड क्या होता है? डेफर फ्यूचर, डेफर 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 पोस्टपोन हुआ। So this postponed tax in future periods is called as deferred tax. What should be the double entry of deferred tax expense? Deferred tax expense debit, deferred tax payable credit. कोई वर्ड बदलना होगा तो इंशाल्लाह बदल लेंगे, वर्ड्स बदलने में कोई मसला नहीं। एक्सपेंस डेबिट होना है, पेबल क्रेडिट होना है। कौन सा एक्सपेंस डेबिट होना है? टैक्स वाला, तो टैक्स एक्सपेंस हो गया, वही टैक्स पेबल हो गया। लेकिन कौन सा टैक्स करंट नहीं? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट हो गया, डेफर्ड टैक्स पेबल क्रेडिट हो गया। ये एंट्री मैं किस साल किस कॉन्सेप्ट की बेस पे कर रहा हूँ? ईयर 1 में अक्रूवल बेसिस पे कर रहा हूँ। मैंने बहुत सी बातें आपके सामने की हैं, आई होप कि कुछ आप समझ सके हैं, लेकिन बात को पूरा समझने के लिए पेज नंबर 68 पे आना। एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, डेफर्ड टैक्स की हेडिंग लिखी हुई है पेज के स्टार्ट से थोड़ा सा नीचे, करंट टैक्स की वर्किंग के नीचे ढूंढ लेंगे। और ईयर 1 के एंड पे उसी तरह जिससे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, इन द फर्स्ट ईयर, एक एक वर्ड साथ साथ, we have earned a profit of rupees 1 lakh according to the accounting standards. Any confusion? And accounting profit of rupees 1 lakh according to the accounting standards. However, we are paying tax on 85,000 according to the income tax ordinance in the current period. Any confusion? Second sentence. Tax on rupees 15,000 कैसे है? 1 lakh minus 85,000 डिफरेंस लिया हमने प्रॉफिट।
अमाउंटिंग रुपीज 4500 कैसे आया? डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय रेट हो. अंडरलाइन द नेक्स्ट वर्ड, विल बी पेड इन फ्यूचर. हैज बीन पेड इन पास्ट या विल बी पेड इन फ्यूचर? विल बी पेड इन फ्यूचर. विल बी पेड इन फ्यूचर का मतलब फ्यूचर में देना है, का मतलब पेबल हो रहा, दे दिया है या देना है. According to the accrual concept, 4500 should be recognized as an expense in the underline. बस ये वर्ड जरा फाइनल कर लें, ये बात समझ आती. किस कॉन्सेप्ट की वजह से ये भी किस साल का एक्सपेंस है? जाने सर. तो अभी लास्ट नेक्स्ट लाइन, दिस टैक्स व्हिच इज डेफर्ड इनटू फ्यूचर पीरियड्स इज कॉल्ड एज डेफर्ड टैक्स. ये किस साल में डेफर हुआ हुआ है? हम अपनी बात इससे कंप्लीट कर दिया करेंगे फ्यूचर में, वो अगला साल हो, अगले साल हो. अब फॉर एग्जांपल एक मशीनरी, उसकी लाइफ 20 साल है और 20 साल अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन डिफरेंट होगी. तो 20 साल अगर लगने हैं तो फ्यूचर पीरियड्स ही कहा जा सकता है. फ्यूचर मींस जिस डेट पे आप खड़े हैं उससे अगले सालों की बात है. ठीक है सर. वर्ड डेफर्ड क्लियर हो गए? डेफर्ड, एक डेफर्ड इनकम वर्ड था IAS 20 में, सॉरी नहीं था, वापिस आ जाओ. व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ डेफर्ड टैक्स? आ जाए, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस की डबल एंट्री. डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स पेबल की जगह आप अक्सर वर्ड लायबिलिटी देखेंगे. पेबल ही लायबिलिटी के साथ इंटरचेंजेबली यूज हुआ. लेकिन क्योंकि एंट्री के जरा वर्ड्स बड़े बड़े हैं तो अक्सर हम जरा आसानी के लिए एक एब्रिविएशन बना लेंगे. DTE स्टैंड्स फॉर डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस एंड DTL स्टैंड्स फॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. कितने से एंट्री हो रही है? 45. यहाँ तक ठीक है सर? आगे नहीं जाना, यहीं रुक जाए. दोबारा ये 4 पॉइंट्स पढ़ लें. कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक हाथ से एंट्री लिख लें, इस एंट्री के साथ अपने हाथ से एक दफा एंट्री गुजार लें. ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग को कंफ्यूजन प्लीज. डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मींस पेबल. पेबल की जगह वर्ड नॉर्मली लायबिलिटी यूज होता है. जी एनी कंफ्यूजन फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट्स? देन सर अपने रजिस्टर पे जरा ये एंट्री देख के अपने रजिस्टर की तरफ वापस आए और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एक्सट्रैक्ट जो आप बना रहे हैं वहां तक आ जाना. एंट्री आपने अभी क्या लिखी है? अब जो डेबिट टैक्स का एक्सपेंस डेबिट हुआ है उसने अब प्रॉफिट एंड लॉस में आना है. किस जगह? ना टैक्स की हेडिंग है. तो दूसरा कंपोनेंट जो अब आपको आज पता चल गया है टैक्स की हेडिंग में, वो कौन सा हो गया है? तो प्रैक्टिस नॉर्मल यही कि पहले करंट टैक्स लिखते हैं, उसके बाद अगर कोई डेफर्ड टैक्स बनता हो तो उसकी वर्किंग करके फिगर लिख लेते हैं. मुझे आंसर बताइए, सॉरी फिगर बताइए यहाँ क्या आनी चाहिए? 500 एक्सपेंस डेबिट हो रहा है इसलिए ब्रैकेट हो गई है प्रॉफिट लॉस में. एक्सपेंसेस लेस होने हैं. ठीक है सर. सेकंड इफेक्ट इसका क्या है जी? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट है. डेफिनेटली डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी अगर है तो इसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लायबिलिटीज में चले जाना है, करंट में जाना है या नॉन करंट में जाना है. अभी ये काइंडली छोड़ दीजिएगा, एक लंबी बहस. एक्सपेंस किधर आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस में किधर आ गया? टैक्स की हेडिंग में पहले क्या आ गया, फिर उसके बाद डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आ गया. सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? लायबिलिटीज में जाएगा. वो इंशाल्लाह जब जरूरत पड़ेगी तो हम इंशाल्लाह प्रेजेंट कर लेंगे लायबिलिटीज में इसने कैसे लिखा था. डन है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन मेरी बात में? नीचे इसके गिन के 1 2 3 लाइनें छोड़ दें और एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के नाम से लेजर बनाना शुरू करें.
पेज नंबर 68 अब सामने रख लीजिएगा, जहां अभी हमने एक एंट्री बनाने की कोशिश की है, बुक का पेज नंबर 68। एंट्री गौर से देखें और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का लेजर आपसे बनवाना चाहता हूं। बताएं ये एंट्री फर्स्ट ईयर था, ब्रॉड डाउन वगैरह तो नहीं होंगे। ईयर एंड पे बताएं जो एंट्री हुई है इस लेजर में किधर लिखूं? ना करें यार, किधर लिखूं? ना करें बेटा, डेबिट साइड में कहां लिखूं? लायबिलिटी का लेजर है, लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है, रेफरेंस क्या लिखूं? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस एब्रिविएशन इसलिए यूज कर रहा हूं, जरा स्पेस रहा, शायद आपके पास भी कम होगी, मेरे पास भी कम। फर्स्ट ईयर एंड हो गया, इस साल के एंड पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बन गई। सीडी बैलेंस निकालो। इज इट अ क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस? डेफिनेटली एक्सपेंस का भी लेजर अगर हो तो डेबिट होगी इसमें फिगर, लेकिन ज्यादातर हमें लायबिलिटी के लेजर की जरूरत पड़ेगी, तो आए उसको जरा बनाना सीखना शुरू करते हैं। अभी तक अपने लफ्जों में अगर कोई बता सके कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का मीनिंग क्या है? क्या ये 4500 फ्यूचर में टैक्स देना है? देना, बस सिंपल ये है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग, हमारी अकाउंटिंग ये कहती है कि 4500 भी फ्यूचर में देना पड़ना है। सेकेंड ईयर अगर स्टार्ट किया जाए तो क्या ब्रॉड डाउन होगा इसमें? सर जी होगा सर, ब्रॉड डाउन लिखें और करंट टैक्स की वर्किंग में वापस आ जाए। कौन से साल की बहस मैंने आपके साथ खत्म कर दी है? कौन सी शुरू करने लगा हूं? ईयर 2 की बहस शुरू हो गई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट? व्हाट इज टैक्सेबल प्रॉफिट? वेयर इज कैलकुलेटर? 5000 कैलकुलेटर पे लिख लो। व्हाट इज टैक्स रेट? व्हाट इज टैक्स रेट? व्हाट इज टैक्स रेट? 30% मल्टीप्लाई करें किससे? 5000 इंटू 30%, आंसर 1500। क्या अकाउंटिंग में लाख प्रॉफिट है और टैक्स में 95,000 पे टैक्स दिया है? क्या इस 5000 के प्रॉफिट पे फ्यूचर में टैक्स देना पड़ना है? 5000 के प्रॉफिट पे क्या 5000 ही टैक्स देना पड़ना है? 1500 देना पड़ना है, मल्टीप्लाई बाय रेट हुआ है। इस 1500 की एंट्री क्या वही होगी जो पिछले साल की है? ये भी कौन सा टैक्स है? क्या डबल एंट्री रिपीट हो जाएगी? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट की पहले पोस्टिंग लेजर भी नीचे आके करें। मेरे साथ साथ रहें। इस लेजर में किस तरह फिगर आएगी? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का लेजर बन रहा है, क्रेडिट साइड पे कितना अमाउंट कितनी आएगी? 1500। लेजर बैलेंस करें। ये लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस तो 1500 आना चाहिए यार। लॉजिकली क्या 6000 ही क्लोजिंग आना चाहिए? पिछले साल का भी 4500 रहता है, इस साल वाला फिर 1500 और एक्यूमुलेट हो गया है। क्या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कम टैक्स दे रहे हैं? तो दोनों सालों का मिला के कितना पेएबल हो गया है? 6000 पेएबल हो गया है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कौन सा जाएगा? 1500 जाएगा या 6000 जाएगा? अब 6000 टोटल क्लोजिंग जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में आए, हिम्मत जाओ ना हिम्मत। सेकेंड ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में 6000 लिखें और 6000 क्लोजिंग टोटल हो गया है। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर बनेगी फिगर, तो 1500 लिखें। पॉजिटिव लिखें या नेगेटिव लिखें? नेगेटिव क्यों लिखें? एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, प्रॉफिट में से कम होना है। अगले सालों में जाने से पहले बोर्ड पे जरा दोबारा देखें। यकीनन एक थर्ड कंपोनेंट भी है, उसकी बात इंशाल्लाह उसकी बात बाद में कभी करेंगे। फिलहाल अगर मैं आपसे कहूँ करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स इकट्ठा करके मुझे ईयर 1 का आंसर बता दें, कैलकुलेटर पकड़ें। 25,000 प्लस 5,000 प्लस 4500, 30,000 का मेरे से नाम सुने। टोटल टैक्स एक्सपेंस है यार, किस किस का सम किया हमने? करंट टैक्स एक्सपेंस और डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, इन अदर वर्ड्स टोटल टैक्स एक्सपेंस 30,000 है। ब्रैकेट क्यों लगा दी मैंने?
टोटल टैक्स एक्सपेंस आ गए, दोनों ब्रैकेट्स में फिगर है। और फाइनली मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता दो। ये लाइनें छोड़ी हुई थी ना आप लोगों ने, सॉरी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताओ। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की फिगर कैसे आएगी? फिगर बोलनी है आपने। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मींस 1 लाख माइनस टैक्स एक्सपेंस मींस टोटल। मैं अगर कभी वर्ड यूज करूं आपके सामने टैक्स एक्सपेंस, तो मैं किन दोनों को इकट्ठा कर रहा हूं? करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का सम 30, 1 लाख माइनस 30 इज इक्वल टू 70,000। सेम एक्सरसाइज जरा रिपीट करें सेकंड ईयर में। और बेटा कैलकुलेट करना वहां से देख के लिख लिया यार, कमाल है। सेकंड ईयर का करंट टैक्स 28,500, डेफर्ड टैक्स 500 इज इक्वल टू 31,000। यार मौलाना आपने टोटल किया? ये बच्चे तो वैसे ही जुबानी बताना चाह रहे हैं। कीजिएगा 28,500 प्लस 1,500। इन तो रट्टा लगा लिया कि अगर प्रॉफिट सेम है, नहीं 30 आ रहा है या 30 आ रहा है, कैलकुलेटर पे आ रहा है, आप क्या करेंगे? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस 30? नहीं यार करंट टैक्स नहीं यार, नॉट करंट टैक्स यार। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आएगा? 1 लाख माइनस 70 माइनस 30। आगे चलने से पहले पहले 2 साल देखें। पहला साल देखें। देखिए सर जी, प्रॉफिट अगर 1 लाख है और टैक्स रेट 30% है, तो टोटल टैक्स 30 ही बनता है। ऐसे ही है सर। ये बॉक्स जो मैंने एक बनाने की कोशिश की है, ये सिर्फ ब्रेकअप है कि कितना अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है और कितना टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। मसलन मतलब ईयर 1 में 25,500 टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ड्यू हो गया है। किसको बोला है मैंने? करंट टैक्स। लेकिन हमारी कंपनी ये कहती है कि बाकी 4,500 भी इसी साल का एक्सपेंस है। सेकेंड ईयर में क्या हुआ है? करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स का ब्रेकअप बदला। अगर प्रॉफिट लाख है तो टैक्स पे टोटल 30,000 ही होना चाहिए है। क्लियर है? बॉक्स के अंदर बस क्या हो रहा है? ब्रेकअप हो रहा है कि टैक्स के मुताबिक इस साल कितना बनता है, और जो टैक्स के मुताबिक इस साल नहीं भी बनता वो हमारे मुताबिक कितना बनता है। टैक्स वालों के मुताबिक कौन सा टैक्स होता है? करंट टैक्स। जो एक्स्ट्रा बन रहा हो या कम बन रहा हो भी आगे आ जाएगा, वो फिर हमारे मुताबिक डेफर्ड टैक्स होता है। क्या मैंने पहले 2 सालों में जितना टोटल टैक्स बनता है वो सारा रिकॉर्ड कर लिया है? कर लिया है। अब थर्ड ईयर में आए और सही कंक्लूड करना है करंट टैक्स की वर्किंग में। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? जी सर, ईयर 3 करंट टैक्स की वर्किंग। गेम ऑन। व्हाट इज अकाउंटिंग प्रॉफिट? व्हाट इज टैक्सेबल प्रॉफिट? 5,000 कैलकुलेटर पे लिखो। 5,000 को रेट से मल्टीप्लाई करता है। 1,500 फ्यूचर में टैक्स देना है। अभी थोड़ी देर पहले 5,000 था, मल्टीप्लाई टैक्स रेट था 1,500 था, फ्यूचर में टैक्स देना है, फिर 5,000 आया, टैक्स रेट लगाया। नहीं लेना भाजन कोई नहीं है, सही बात करेंगे तो हो सकता है मान लो, लेकिन गलत बात नहीं। हो सकता है आप मेरे से डिसएग्री कर रहे हो, लेकिन अगर एनी डिसएग्री कर रहे हैं तो वो गलत है, अगर सही डिसएग्री कर रहे हैं तो बात करें। मेरा तो ख्याल सीधी सी बात है, 1 लाख अकाउंटिंग प्रॉफिट है, टैक्सेबल प्रॉफिट 1,05,000 है, 5,000 का फर्क है,
5,000 का 30% किया तो 1,500 है। डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट है और पेएबल क्रेडिट है। कहानी खत्म हो गई। अब सिचुएशन है क्या? क्या 5,000 कम प्रॉफिट्स पे टैक्स दे रहे हैं या ज्यादा पे दे रहे हैं? 5,000 पे कैलकुलेटर पकड़ो इंटू 30%, दोबारा सॉल्व करें, इससे दोबारा गौर से सॉल्व करें, 1,500 बनता है। अब एक सेकंड बोर्ड में देखें जरा, ये मैंने आपके सामने करंट टैक्स लिखा हुआ है थर्ड ईयर में 31,500। इस साल का अगर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बनता था 30,000। ये जो 1,500 है, ये जो 1,500, कोशिश तो पूरी की है, कौन सी नजर आ, ये जो 1,500 है, 30,000 में जो 1,500 एक्स्ट्रा है, क्या ये हम फ्यूचर का थर्ड ईयर में दे रहे हैं या पास्ट का थर्ड ईयर में दे रहे हैं? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और से सुनिएगा मेरे वर्ड। अगर आप करंट ईयर में फ्यूचर का कुछ दे रहे हैं तो वो तो होता है प्रीपेड, आज अगले सालों के पैसे दे रहे हैं, एडवांस कह लें, प्रीपेड कर लें। लेकिन अगर आप पिछले सालों के साल दे रहे हैं तो फिर इससे लायबिलिटी कम है, तो पिछला इस साल देना लायबिलिटी कम करेगा, अगला इस साल देना एसेट को बढ़ाएगा। तो क्या इस साल थर्ड ईयर में हम अगले सालों से रिलेटेड ये 1,500 दे रहे हैं या पिछले सालों से रिलेटेड इस साल में दे रहे हैं? क्या लायबिलिटी कम होगी, क्या लायबिलिटी कम होगी या एसेट बढ़ जाएगा? अगर आप इस साल अगले सालों का रेंट दें एडवांस में तो एसेट बढ़ेगा, लेकिन अगर इस साल पिछले सालों का दें तो लायबिलिटी कम होगा। हमें क्या पता हम क्या कर रहे हैं? क्या हमें पता हम कुछ एक्स्ट्रा दे रहे हैं? कितना? 1,500। तो फैसला क्या रह गया? पिछला अगला दे रहे हैं, पिछला इस साल दे रहे हैं या अगले सालों का इस साल दे रहे हैं? हमें कैसे पता चला? हमें पता है 20,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स पे 6,000 टैक्स ड्यू हो चुका है। अपना डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का लेजर देखें, क्या ये 6,000 ड्यू हो नहीं चुका है? तो क्या अब इस लायबिलिटीज में से सेटलमेंट स्टार्ट हो रही है? क्लियर है सर? सिचुएशन असल में उलट हो गई है। पहले 2 सालों में अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा थे, हिम्मत जवानो हिम्मत, थर्ड ईयर में जाके टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा हो गया। फर्क तो वही 5,000 आ रहा है, सॉरी फर्क तो 5,000 ही आ रहा है, लेकिन ये वो फर्क नहीं है। पहले अकाउंटिंग प्रॉफिट ज्यादा होने की वजह से था और अब टैक्सेबल प्रॉफिट ज्यादा होने की वजह से डिफरेंस आ रहा है। ठीक है सर? ठीक है सर। अब इसका करना क्या है, कैसे करना है, ये सारा कुछ मेरा काम है। आपका काम सिर्फ गौर से देखना, समझना है। सबको 1,500 की फिगर समझ आ गई है? अब जरा एक सेकंड बोर्ड पे देखो, मैंने आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस रखी है। ये सबको पता है कि अगर प्रॉफिट 1 लाख है ऊपर थर्ड ईयर, तो हमारा एक्सपेंस फॉर द ईयर 30,000 होना चाहिए। वजह 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 30% टैक्स रेट है, 1 लाख रुपया प्रॉफिट है, 1 लाख 30%, 30,000 बनना है। टोटल हमारा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 30,000 का एक्सपेंस होना चाहिए। डन है सर? अब ब्रैकेट के बॉक्स के अंदर चल रहे हैं, सॉरी बॉक्स में फिगर नजर कितनी आ रही है? 31,500। ये बिल्कुल सही फिगर है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये बिल्कुल फिगर है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। मतलब मेरी इस बात का ये कि मिटा के 30,000 नहीं कर देना, इसने एज इट इज लिखे रहना 31,500। लेकिन हमारी अकाउंटिंग ये कहती है कि एक्सपेंस फॉर द ईयर का सम 30,000 ही होना चाहिए। क्या जितना 1,500 एक्स्ट्रा आपको 31,500 में लिखा नजर आ रहा है, ये हम ऑलरेडी पिछले सालों में एक्सपेंस बना चुके हैं? और जाने दें हर चीज प्रूव करें, कहां बनाते हैं?
ये जो फर्स्ट सेकंड ईयर में 4500 और 1500 है, ये टोटल मिला के 6000 हुआ है। क्या इसी 6000 में से 1500 हमने तो एक्रूअल बेसिस पे वो 1500 जो हमें पता था देना है, हमने तो ईयर 1 में रिकॉर्ड कर लिए। डेफिनेटली अभी और भी है, चौथा साल देखें, चौथा साल में कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, 3400 एंड 34,500 दे रहे हैं, कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो उसने भी अभी एडजस्ट होना। लेकिन थर्ड ईयर तक अगर हम सिर्फ 1500 को देखें, क्योंकि ईयर वाइज बात हो रही है, तो क्या 1500 यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है? किस पॉइंट ऑफ व्यू से? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। किस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक आ रहा है? टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हमारी अकाउंटिंग ये कहती है कि 31,500 इस साल का टोटल एक्सपेंस नहीं है, इस साल का एक्सपेंस 30,000 है। देयरफॉर आखिरी चीज गौर से देखें, 31,500 को मैंने 31,000 के एक्सपेंस में कन्वर्ट करना है। ऐसे ही है सर, तो कितना डिफरेंस है? 1500। इस 1500 को लिख के ब्रैकेट लगा, और यार जाने दे यार खुदा के लिए, और पिछले दोनों सालों में लगाते जा रहे हैं यार, क्या हो? यहाँ एक्सपेंस बढ़ाना है, पहले 2 सालों में एक्सपेंस बढ़ाना है, क्या थर्ड ईयर में भी एक्सपेंस बढ़ाना है? एक्सपेंस निकालना है। क्या मतलब निकालना है? 31,500 लिखा हुआ है, प्लीज प्रॉब्लम पहले समझ लिया, आप ऐसे फंस रहेंगे। 31,500 ब्रैकेट में लिखा हुआ है, हमारी अकाउंटिंग क्या कहती है? 1500 ज्यादा लिखा हुआ है, नेट करके कितना होना चाहिए? क्या करूं, पॉजिटिव फिगर लिखूं या नेगेटिव फिगर लिखूं? पॉजिटिव फिगर लिखो, नेगेटिव फिगर लिखो? एक डबल एंट्री आप बनाना शुरू कर चुके हैं, नहीं ऐसा नहीं बोलना है, पहले हमने इसको देखना है। 4500 और 1500 की एंट्री क्या हुई हुई है? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट हुआ है, इसलिए ब्रैकेट लगी हुई है। अब ये शायद रिवर्सल एंट्री हो रही है। क्या डबल एंट्री हो रही है? डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है। एक्सपेंस क्रेडिट होने का मीनिंग क्या है? एक्सपेंस कम होने का मीनिंग क्या है? आपके एक्सपेंसेस में नेट ऑफ हो जाए। 31,500 की डबल एंट्री दोबारा बोलनी है, प्लीज बोलनी है। मैं थक गया हूं, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आप भी। 31,500 की एंट्री सर, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट हुआ 31,500 से, हमने इसे एडजस्टमेंट करके 30,000 करना है, तो 1500 से एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा, और ऑब्वियसली इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट होगा। कितने से एंट्री हो जाएगी? मैं कुछ समझा सका हूं? वाई पॉजिटिव? एक्सपेंस क्रेडिट होने की वजह से पॉजिटिव नेट इफेक्ट आ रहा है। बात क्लियर है? आपने अभी फोर्थ ईयर भी कंप्लीट करना है, थोड़ी जगह रखिएगा फोर्थ ईयर के लिए, ये कि जरा डबल एंट्री अपने हाथ से बनाना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज साथ मिल गए। एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट वाली एंट्री कब तक होती रहेगी? जब तक फ्यूचर में एक्स्ट्रा टैक्स देना हुआ करेगा, और जब कभी ये डिफरेंस रिवर्स हो जाएगा, तो फिर ये हमारी डबल एंट्री उलट हो जाएगी। जी बेटा, आपने जो बात की बिल्कुल ठीक है, मैं 1 मिनट इसका जवाब देता हूँ, जस्ट अ मिनट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों का वेट कर रहा हूँ, अगर आपने लिख लिया हो तो जरा बता दीजिए। एंट्री लिख के जरा दोबारा भी मेरी बात सुनिए, और लास्ट ईयर आप खुद से आराम से फाइनल कर लेंगे, उसकी बहस नहीं है। करंट टैक्स की एंट्री दोबारा बोलिएगा। अमाउंट बताएं। थर्ड ईयर 31,500। जब भी कभी करंट टैक्स की पेमेंट करेंगे आप, तो डबल एंट्री क्या करेंगे? करंट टैक्स पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से?
31,500। जब आप करंट टैक्स की पेमेंट करेंगे तो 31,500 पे हो जाना है। उसके पे होने से क्या होना है, हमारी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स हो जानी है। आपके जेहन में हो सकता है ये एंट्री आ रही है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट। जब लायबिलिटी सेटल होती है, पेमेंट होती है जब लायबिलिटी की, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट एंट्री यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि कैश किस एंट्री में पे हो जाना है? करंट टैक्स पेबल जब 31,500 से क्रेडिट होना है तो उसमें गवर्नमेंट को 31,500 जाना है, लेकिन वो एक्स्ट्रा जाने से जो हमने डबल एंट्री की होगी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की, वो फिर रिवर्स हो जाएगी। तो दोनों एंट्रीज में आपको कैश पे नजर नहीं आएगा। किस एंट्री में कैश पे हो जाएगा? करंट टैक्स की पेमेंट में कैश पे हो जाएगा। इसका क्या कॉन्सेप्ट है? जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपकी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स हो जाएगी। व्हाट इज द डबल एंट्री? अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इम्मा जवानो इम्मा क्रेडिट एक्सपेंस डेबिट, और अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स हो रही है, बुलेट एंट्री हो जाएगी लायबिलिटी डेबिट और एक्सपेंस क्रेडिट। तरीका क्या होगा? लायबिलिटी बढ़ने का मतलब लायबिलिटी क्रेडिट है, लायबिलिटी कम होने का मतलब लायबिलिटी डेबिट है, ऑपोजिट एंगल से एक्सपेंस नहीं आना। अब ये बस बताएं फाइनली, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी कब? जब फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना होगा। जब फ्यूचर में ज्यादा टैक्स देना होगा, और जब फ्यूचर में ज्यादा टैक्स दे देंगे तो फिर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है सर? ये मेरे से क्वेश्चन बेटा पूछा गया था, क्लियर हो गया? ठीक है, जाते जाते बस एक छोटा सा काम करना। सबसे पहले थर्ड ईयर के अंदर एक्सट्रैक्ट्स पूरे करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताएंगे। तो ये क्या है सर? 1 लाख माइनस फाइनली 30,000 इज इक्वल टू 70। देन उसके बाद नीचे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी का लेजर में थर्ड ईयर का लेजर कंप्लीट करवाएं, ब्रॉट डाउन बताएं, मायूसी ना फैलाएं, मायूसी खत्म, ब्रॉट डाउन 6000। तीसरे साल की एंट्री गौर से देखें, किस साइड में लिखूं कुछ कह नहीं सकते, सेंटर लाइन पे लिख लें। किस तरह भाईजान? डेबिट साइड पे कितना रेफरेंस लिखवाएं, सीडी निकालें। क्या लायबिलिटी खत्म नहीं हुई? कितनी अभी भी रहती है? ये किस साल खत्म होनी है? जाने से अब जो काम आखिरी रह गया वो घर से क्या करना, वाइंड अप करके उठाएं। फोर्थ चीज खुद से हर एंगल से कंप्लीट करें, एक्सट्रैक्ट के एंगल से, एंट्री के एंगल से, प्लीज कंप्लीट करें। फोर्थ ईयर में सोच लेंगे क्या होना है, क्या क्या होना है, करें करें हिम्मत। जी बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल है जी प्लीज। फोर्थ ईयर में डेफर्ड टैक्स के सामने पॉजिटिव फिगर या नेगेटिव? कितने से? 4500 की तो एंट्री सुना दें। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता दें। लास्ट ईयर का लेजर कंप्लीट करवा दें, ब्रॉट डाउन बता दें, एंट्री पोस्ट करवा दें बोल के, लायबिलिटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, सीडी बता दें, सीडी जीरो होने का मीनिंग बता के उठेगा। क्या जितना एक्स्ट्रा देना था वो दे दिया है? क्या डिफरेंस खत्म हो गया है? क्या डिफरेंस टेम्परेरी है? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल है। रिवीजन बनती है सर, रिवीजन बनती है सर। नहीं घर जाके अगर नहीं मूड है तो इधर कर लेते हैं। मेरा तो ख्याल है घर जाके बनती है। नया काम कोई नहीं बेटा दे रहा, घर जाके आराम से तसल्ली से सोचें,
ये जो मैंने आपके सामने कई बातें की पेज नंबर 68 और 69 पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी लिखी हुई है, तो इनको जरा काइंडली यहाँ तक पढ़ के आएगा, फिर कल स्टार्ट में मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे आपसे, प्रिपेयर होके आइएगा। क्या क्लास का टाइम खत्म हो गया है? हो गया बेटा, थोड़ा सा रह गया है, मैं याद रख लेता हूँ कितना रह गया, फिर कभी सही इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया प्लीज। अल्लाह हाफिज।